साथियों, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आप सभी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनका वीडियो एक ला दीजिए, तो मैं आपको देने वाला हूं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपको यहां पर लगभग संपूर्ण किताब से बताऊंगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो इन क्वेश्चनों की भाई 3 नंबर और जो 5 नंबर वाले आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको देखना है एग्जाम से पहले, बिल्कुल अगर आपके पास आ चुका है तो बिल्कुल यार देख के जाना। और हर क्वेश्चन का मैं रिवीजन के तौर पर आपके सामने ये पेश कर रहा हूं, तो आप एक बार रिवीजन जरूर करके जाना इनका। जैसे कि अगर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका जहां पर वैद्युत आवेश और क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपका डेरिवेशन होता है ना वो पूछा जाएगा। जैसे गॉस की प्रमेय, ठीक है, आपको तैयार होगी, पहला ही चैप्टर है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसी की जगह पर बात करूं, क्योंकि भाई देखो आपको पता है कि 7 सेट बनते हैं एक सब्जेक्ट में। अब हर एक सेट में सेम क्वेश्चन नहीं रहते, ये चीज आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कुछ सेट में ऐसा होता है कि भाई अक्षीय स्थिति को रख सकता है और कुछ में निरक्षीय स्थिति को रख सकता है। तो थोड़ा सा आपका जस्ट इसी का अपोजिट है। तो आपको देखो दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आपका लॉन्ग का होता है वहां पर ये क्वेश्चन हमेशा बना है। आपको पूरा यहाँ पर माना वगैरह जो भी चीजें होती है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे ए और बी, ये दो आपके बिंदु होते हैं जहां पर आपके चार्ज रखे हैं, एक प्लस एक माइनस क्यू करके। इनके बीच की दूरी आपका यहाँ पर 2a इस तरीके से, या 2l भी मान सकते हो, जिससे आपका द्विध्रुव आघूर्ण बनता है p बराबर q इंटू 2l से। फिर यहाँ पर ये पूरा प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा लॉन्ग डेरिवेशन है वैसे, है ना। ये पूरा का पूरा जो भी स्टेप बन रहे हैं, आपने एपी के अनुदिश पहले निकालोगे, यानी कि जो आपका ए और पी है इसके अनुदिश निकालोगे। इसी प्रकार समीकरण 1 बनाओगे। फिर इसी प्रकार से आप बिंदु बी पर माइनस क्यू के कारण, पहले हम लोग बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण निकाले, फिर बिंदु बी पर आपको माइनस क्यू के कारण निकालोगे, तो आपका दूसरा समीकरण एक यहाँ पर बनेगा। फिर आप लोग दोनों समीकरणों को मिला करके इनका परिणामी निकालोगे, यानी कि ई बराबर ई माइनस ई वन माइनस ई टू। तो ई वन ई टू ये निकाल के रखे हो दोनों को, फिर इनका यहाँ पर माइनस कराओगे, यानी दोनों घटाओगे, यानी कि एक दूसरे से। फिर ये पूरा जो है सॉल्व करोगे और लास्ट में आपका जो डेरिवेशन निकल के आता है वो आपका आता है इस तरीके से, ई इक्वल टू 1/4πε02p/r³। ये काफी ज्यादा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहला ही, और इसको जरूर करके जाना। मैं आपको फुल्ली यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि यार इसको कर लेना, है ना। बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया है। चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूं तो इसके बाद देखो, एक तो भाई गॉस की प्रमेय भाई आना ही आना है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि भाई मतलब जैसे कि लॉन्ग में नहीं आया। कई बार मैं बात करूं, अगर यूपी बोर्ड की हमारा पैटर्न की बात कर लें, तो ये जो आपका एक क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में अटैच करके देता है। अटैच का मतलब जानते हो, जैसे पूछ लेगा कि भाई गॉस की प्रमेय बताइए, और उसी प्रश्न में आगे और क्वेश्चन जोड़ देगा, ठीक है। जैसे कि आपको कोई अक्षीय निरक्षीय स्थिति को ही जोड़ दे, तो मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अटैच करके दिए जाते हैं जब वो 5 नंबर का बनता है। चलिए गॉस की प्रमेय देखो क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो यहाँ पर इसको आप लिखोगे, इसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और फाई ई इक्वल टू यहाँ पर q/ε0, जहां पर ये आपका इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ है जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा गया। इससे आप लोग आर दूरी पर एक अल्पा क्षेत्र यानी अल्पांश मानते हो ds, जहां पर आपको बिंदु P है, और इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। आपको बस इसको प्रूफ पूरा करके इस तरीके से लाना है। जो भी डायग्राम बनाए हो उसको पहले यहाँ पर लिख दो, व्याख्या में क्या माना, क्या कैसे, क्या सारी चीजें, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद यहाँ पर बंद पृष्ठ से अल्पांश से जो आपका अल्पांश है इसके लिए आप निकालोगे तो छोटे से पार्ट के लिए डॉट ds, और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कॉस थीटा आता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है। ये चीजें पता होंगी आपको। अब यहाँ पर आपने कॉस थीटा निकाला, डी फाई ई इक्वल टू यहाँ पर आपने कॉस जीरो। अब जीरो क्यों लिखे हैं भैया? क्योंकि आपको पता है कि जो पी की क्षेत्र की दिशा है और आपका जो ds है ना, ई और ds जो है ना, दोनों की दिशा सेम है। तो जब आपकी मान लो यहाँ पर कोई दिशा जब सेम होती है, मान लो दो लाइन इस तरीके से जा रही, इनके बीच का एंगल कितना होगा? बोलोगे 0 डिग्री। अब काश जीरो है तो काश जीरो का मान आपका एक ही होता है, तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और बस पूरा आपका भाई लास्ट फाइनल आंसर इतना आएगा, फाई ई इक्वल टू q/ε0। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन, आप सभी का कमेंट आ रहा था, तो मैं सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। इस चैप्टर से आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद डेरिवेशन के आपको अगले पे आना है, जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र। भाई ये समझो कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और इसी में एक प्रश्न और है, कह देता है कि भाई दो प्लेटें जैसे यहां पर आपने ली है,
अब यहाँ पर ए और बी समांतर दो प्लेटें होती है, इनमें से अब कई बार क्वेश्चन आता है कि इनके बीच आपको टी मोटाई का कोई पर आप वैद्युत पदार्थ रख देंगे तब क्या आपकी धारिता आएगी, इस टाइप से क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल तैयार कर लेना। गॉस की प्रमेय के बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये पूरा इस तरीके से डायग्राम है। जहां पर देखोगे तो भैया ए प्लेट है, इसमें आपका यहाँ पर प्लस चार्ज है, बी प्लेट में जो आपका इधर माइनस है और इसकी बाहर की तरफ आपका प्लस चार्ज है जो कि पृथ्वी से कनेक्ट है, पृथ्वीकृत है, जो कि इधर का आवेश जो है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है, तो कनेक्ट है। अब इसको पूरा भाई प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, जो भी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिद्ध करने के बाद लास्ट में इसका जो आंसर आता है धारिता C इक्वल टू आपका ए एप्सिलॉन नॉट डी आता है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, तो भाई जरूर करके जाना। ठीक है ना, इसको कर लेना है। इसके बाद एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके सामने ये रहा, बहुत बार आया है। मैंने बताया कि इस वीडियो को जो बच्चे देख लेंगे और सेव कर लेना, एग्जाम देने के बाद आना और देखना कि इससे कितने डेरिवेशन फंसते, लगभग कोई सभी से टाइगर डेरिवेशन पूछे जाएंगे, तो अगर पूछे गए तो इसी में से आएंगे। ठीक है, चलिए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछा जाता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं और इसका देखिएगा जैसे व्यक्त करते हैं ना, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो, तब क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, J इक्वल टू आई अपॉन ए। आई अपॉन ए का मतलब समझ रहे हो भाई, ए मतलब कोई एरिया क्षेत्रफल, तो जो एकांक क्षेत्रफल है उस पर जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है अर्थात आई, वही उसका क्या है, जे है, मतलब धारा घनत्व है, इतना समझ लो। इसके बाद यहां पर आपको आना है नेक्स्ट, देखो इसमें माना किसी धातु में किसी स्थान से टी समयांतर में या सेकंड में, समयांतराल बोल सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया जाने वाला कुल आवेश क्यू है, तब आप धारा बराबर आप पढ़े फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहां से क्यू अपॉन टी निकाले जब, तो आप देखोगे तो आई बराबर आपका ये है, तो आई की जगह पर इस वैल्यू को उठा के रख दो। जब रखोगे तो भाई इस तरीके से आपका ये अगला जो है प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद आपको इसको जब प्रूव करोगे धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, तो आपको जे इक्वल टू एन ई वी टी आपका आता है, जो कि आपको इतना ही प्रूव करना। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है आपका व्हीटस्टोन सेतु, जो कि मैंने किरचॉफ के नियम करा दिए हैं भाई, उसी से आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, किरचॉफ के नियम से ही ये क्वेश्चन होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो इस डायग्राम को बनाना सीख लो, है ना। मतलब उतना टाइम नहीं, लेकिन अगर आपने पहले से किया होगा तभी कर पाओगे, क्योंकि मैं इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पर, आपका कमेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा कि भैया डेरिवेशन का एक वीडियो ला दो इंपॉर्टेंट वाले, तो मैंने सोचा कि एक बार बना देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम की जो है कमी है। तो मेरे भाई इसको जरूर कर लेना। ठीक है ना, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखो इस तरीके से यहाँ पर पूरा है। तो लिखोगे कि यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ डायग्राम, ए बी सी और डी, ये चार आपके वर्गाकार ये बनाया गया है। ठीक है ना, पी क्यू आर एस, ये चार प्रतिरोध इसमें जुड़े गए हैं। इन्हीं में धाराएं देखोगे तो यहाँ से देखो आई धारा आ रही है, सेल लगा हुआ है, यहाँ से आई धारा गई, ये यहाँ से ए पॉइंट से दो भागों में बढ़ गई, एक आई वन एक आई टू। ठीक है, आई वन इधर से जाते हुए बी पॉइंट से इधर से यहाँ तक आई सी तक, और ये आई टू यहाँ से बटी, तो ये देखो दिख रहा ना, इसका दिशा इधर है, यहाँ से गई डी पर, डी से सी पे आई, यहाँ से जैसे ही दोनों मिलती है फिर यहाँ से आई हो जाती है। तो ये चीज आपको समझना है, धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और उन पर प्रवाहित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये आपने किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा होगा और उसी नियम से सॉल्व होता है। तो ये पूरा डायग्राम बनाना सीख लेना। फिर आपको दोनों बंद पास के लिए निकालना है, पहले ए बी डी ए के, और फिर इसके बाद आप दूसरा बंद पास लोगे तो यहाँ से आपके पास है वी सी डी वी, है ना। दोनों बंद पासों के लिए देखो निकाला समीकरण एक समीकरण दो, और समीकरण एक में दो का भाग करा देंगे, लास्ट में आपका पी बटे क्यू इक्वल टू आर बटे एस आएगा। यही होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। समझ में आया, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगला एक डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत बार पूछा गया है। वह डेरिवेशन है आपके सामने ये वाला, जिसका बोलता है क्वेश्चन कहेगा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। भैया ये रहा आपके पास एक चादर है, ए वी सी और डी। ठीक है, अब यहां पर प्लस प्लस क्यों दिखाया है, ये आवेश को दर्शा रहा था, जिसमें चार्ज को दर्शाया गया। ठीक है ना, यहां पर आवेशित मतलब एक समान आवेशित का मतलब प्लस प्लस चार्ज है, पूरे में एक समान आवेश है। अब यहां से भैया पूरा ये इस तरीके से इसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आप यहां पर समझ लो, एक बार आपके पहले चैप्टर में बुक में है तो देख लेना, क्योंकि कैसे प्रूफ होता है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इसके बाद आप यहां से आओगे तो भैया आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहां से आप इधर निकल जाओगे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला देखो, डेरिवेशन क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र। देखो यहां पर आपके पास क्या है, ये दो समांतर धारावाही चालक है, जैसे एक है ए बी एक है सी डी, क्या है, समांतर धारावाही चालक तार है।
अब इसके कारण देखो ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर स्मॉल डी के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई है। इसमें I1 इसमें I2 धारा प्रवाहित है। जो यहाँ पर दिख रहा है वही चीज यहाँ पर लिखना है। माना ए बी सी डी दो समांतर धारा वही चालक है, इसमें ये ऐसी ऐसी धाराएं चल रही हैं, ये सब चीजें। यहाँ पर एक चीज समझना कि जो आपका ए बी है इससे डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। ए बी है ना, इससे डी दूरी पर निकालना है। इसमें धारा आई प्रवाहित है, इससे यहाँ पर ये दिखाएगा ना, इसे पॉइंट पॉइंट यही यहाँ पर आपके चारों तरफ जो है, अगर मान लो कोई चालक होता है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वही चीज यहाँ पर निकालना। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 2I1 अपॉन डी, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दूसरी चालक तार के लिए बात कर लेते हैं। दूसरी चालक तार में आओगे तो CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर देखोगे अतः चालक CD में L लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, और बस इसको प्रूफ करना आपको आना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन लाया हूं, आपको देख करके भी लग रहा हो कि यार हाँ इंपॉर्टेंट तो है भाई। जैसे आपके पास मेरे भैया एक दिया है LCR परिपथ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। समझ लो कि अगर आप प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में पहुंच जाओगे तो LCR परिपथ आपका हर एक सेट में बनता है। लगभग 7 सेट में से 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन रखा जाता है। किसी में पूछ लेगा, जैसे कि मान लो देख LCR का तो आप जानते हो, मतलब L मतलब प्रेरक, तो C मतलब संधारित्र की धारिता जो संधारित होता है ना, और R मतलब प्रतिरोध। जब तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो ऐसा परिपथ बनता है आपका LCR, है ना। लेकिन अगर वहीं पर जैसे कि कई बार कह देता है कि प्रेरकत्व तो है, नहीं है, अब C और R है केवल, तो CR परिपथ, LC परिपथ, LR परिपथ, है ना, कोई दो रहेंगे तो फिर इस तरह के परिपथ बनते हैं। आपको निकालना, ये आपका डायग्राम है, और ये प्रूफ करना आपको पूरा प्रतिबाधा निकालने के लिए, परिणामी बोलता कलांतर सब कुछ आपको निकालने के लिए देगा। पूरा 5 नंबर का यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा जो है प्रूफ करने के लिए आता है ऐसे करके, और लास्ट में आप प्रतिबाधा निकालोगे इसकी, और यहाँ पर आपका मतलब कई बार होता है कलांतर वगैरह ज्ञात करने के लिए आ जाता है इस तरीके से। इतना ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको पूरा जो है अच्छे तरीके से प्रूफ करना है, और इनको बहुत इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और देख लेना, आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करिए। जैसे इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखा दे डायग्राम में, L1 और L2 ये दो संपर्क में रखेगा क्या है, लेंस है, ठीक है ना। अब इनके संपर्क में रखे जाने के बाद जो फोकस दूरी आ रही है, संयुक्त होने के बाद, मतलब इनको दोनों को मिलाने के बाद जो फोकस दूरी आ रही है वही है आपकी संयुक्त फोकस दूरी, है ना। तो वो निकालना है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से करने के बाद पूरा लास्ट में आपका क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये वैल्यू पूरी कट जाएगी भाई। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आता है, और यही आपका इसका जो है पूरा प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा का पूरा आपको करके ही जाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद यहां से जब आप नेक्स्ट जाओगे, अगले पर पहुंचेंगे, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन और देखने को मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूं ट्रांसफार्मर वाला कैसे आता है आपसे क्वेश्चन का। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे यहाँ पर ये दिया है, बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र। यहां से कुछ इस तरीके से आपका देखो बायो-सेवर्ट का। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मैं आपको कह रहा हूं जैसे कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आ गया। अब अगर आप उसको कर लेगा तो एग्जामिनर जो हमारे हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उनको ये चीज तो पता है कि अगर आपको बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से पूछ रहा है तो जब ये नियम आपको आ रहा होगा तभी आप लोग इसको कर पाओगे। नियम ही हमको नहीं आ रहा तो हम इसको क्यों कर पाएंगे। तो यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का एक ये सेंस बनता है कि बच्चे को अगर नियम तैयार होगा तो भाई इस तरीके का क्वेश्चन कर पाएगा, और नियम नहीं तैयार होगा तो इसको नहीं कर पाएगा। मतलब अब आपको सिंपल सा इसको पहले पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन सेट हो जाते हैं पहले से, है ना। और सिर्फ अगर नियम पूछ लिया तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं सेट हो पाएगा, तो इसको पूछने का फिर यहाँ पर कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हो गया, समतल चादर जो मैंने बताया, आवेशित एक समान आवेशित चादर वाला, और समांतर प्लेट संधारित्र वाला हो गया, है ना, अच्छी और निरक्षीय स्थिति हो गया। इसके अलावा आपका जो कि आपने देखा भाई LCR परिपथ हो गया, जैसे ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिएगा, और इसके बाद आपको एक ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि यहां से यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में बनता है। पूछेगा भैया ट्रांसफार्मर क्या है, जैसे कि ट्रांसफार्मर की रचना हो गई, कार्यविधि, ये सब पूछता है, परिणाम अनुपात का सूत्र बताइए। तो पहले पढ़ लो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ के जाना,
जैसे कि भाई यह अन्योन्य प्रणय के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, निर्दिष्ट धारा या विभव को परिवर्तित नहीं करते हैं। इसकी बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला उच्चाई, जिसमें आप देखोगे तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है, धारा के मान को कम कर देता है, घटा देता है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है, धारा को बढ़ा देता है। कार्य विधि की बात कर लें तो इस तरीके से आप इसकी कार्य विधि लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है और यह प्रत्यावर्ती धारा कोण में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। और इसके बाद यह द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब पहले में धारा लगाओगे इसमें और दूसरे में उत्पन्न होगा, तो ये इस तरीके का कार्य करता है। सिद्धांत की बात कर लें, इस तरीके का डायग्राम बना लीजिएगा। फैराडे के नियम के थ्रू ये पूरा काम करता है, आपको पता है। इस तरीके से पहले में आप विद्युत भाग बल यानी पी का मतलब और एस का मतलब समझते हो, पी का मतलब होता है प्राइमरी अर्थात प्राथमिक कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में फैराडे के नियम से विद्युत भाग बल, इसी प्रकार एस मतलब सेकेंडरी कुंडली में आपको विद्युत भाग बल, दोनों को निकालोगे, समीकरण 1 2 बना लोगे, यहाँ पर भाग करा दो समीकरण 2 में 1 का, तो इसमें इसका जो है भाग करा दो। देखो ई एस बटे ई पी बनेगा इधर का, इधर देखोगे तो एन पी और एन एस बचेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस अपॉन एन पी, समीकरण 3। इस तरीके से इसको पूरा जो है प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट बुक में आपके कुछ चीज इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि आपको मैं एक बार में बता देता हूं ये क्वेश्चन, है ना, टॉप के 10 आपके डेरिवेशन जो कि फर्स्ट बुक की हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु पर, अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर तीव्रता, इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे ओम का नियम आपने पढ़ा है कि कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो उसमें प्रवाहित धारा, उसमें वोल्ट सिरों पे उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, वो तो ओम का नियम होता है, सिंपल आपने पढ़ा है। लेकिन जो कक्षा 12वीं में पूछा जाता है ओम का नियम, वो कुछ इस तरीके से आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर सिद्ध करो, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु हो गया, बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से मैंने बताया कि भाई पूछा जाता है निगमन। दो समांतर धारावाही चालक वाला ये हो गया, स्वप्रेरण गुणांक, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, एलसीआर परिपथ हो गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो जनरेटर वाले क्वेश्चन है डायनेमो वगैरह से, है ना। तो इतने से ज्यादा डेरिवेशन नहीं है आपके बुक में, मतलब लगभग 10 से 12 ही फर्स्ट बुक में आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका देखो एक क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदृष्टिकारी रूप, ये भाई आपको आना ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है ना। पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दो में से एक क्वेश्चन आपके सेट में टपकेगा, ठीक है, लिख के दे रहा हूं कि भाई आएगा, क्योंकि हर साल ये आता है, ठीक है ना। दोनों का वीडियो मैंने लॉन्ग डाल दिया, अगर आप चाहते हो तो जाकर के चैनल में देख लेना, अभी जस्ट इसके पहले ही मैंने वीडियो डाला है। तो ये दोनों क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कंपलसरी जो कि लॉन्ग में आता है, वो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, ये रहा आपके पास। अब बोलोगे भैया आप इतना पहले क्यों नहीं बताया, देखो पहले मैं बता दिया था लेकिन आप ही पहले नहीं आए, लेट हो गए। चलिए तो कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। जैसे इसमें आपको 5 श्रेणी पढ़नी है टोटल। लाइमन श्रेणी, डायग्राम की अगर बात करूं तो ये चित्र बनाना सीख लेना, ठीक है ना, इस तरीके का। ये देखो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और हुंड श्रेणी, 5 श्रेणियां आपको आनी चाहिए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी हो गई, बामर श्रेणी हो गई भैया, आपको इनका देखो सूत्र तरंग दैर्घ्य का 1/λ इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर और -1/n स्क्वायर। इसका मतलब क्या भैया, 1 स्क्वायर का मतलब लाइमन श्रेणी आपकी पहले स्तर पर आती है ना, बामर श्रेणी दूसरे स्तर पर, पासन तीसरे पर, इस तरीके से चलता है। तो जैसे बामर का है तो 2 स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूले। और इसके बाद यहां से इनको जो है आपको 5 श्रेणी पढ़ के जाना है। पासन श्रेणी हो गई, ब्रैकेट श्रेणी हो गई, और लास्ट है आपकी फुंड श्रेणी, ठीक है ना। तो इनको कर लीजिएगा, इतना अगर आप कर लेते हो तो गारंटी है कि बच्चा पास हो जाओगे, बिल्कुल आप पास हो जाओगे, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। और रही बात और भी कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा अगर समय होगा, है ना। बाकी नजदीक है एग्जाम तो यार समय कम है थोड़ा सा, बट आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बहुत ही जल्दी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल पर नए अगर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।